दुनिया के सबसे वोलाटाइल रीजन के बीच में दो देश कई दशकों पुरानी लड़ाई में उलझे हुए हैं। यह ईरान और इजराइल की कहानी है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पुराने नफरतों से शुरू नहीं हुआ था बल्कि मॉडर्न रिवॉल्यूशन की आग में बना था। एक तरफ हमारे पास इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, जो लगभग 90 मिलियन लोगों का एक बड़ा देश है, जो पुराने पर्शियन एम्पायर का वारिस है। ये एक ऐसा देश है जो अपनी जबरदस्त इंडिपेंडेंस, अपनी गहरी शिया इस्लामिक पहचान और एक रेवोल्यूशनरी जोश से पहचाना जाता है, जिसने 4 दशकों से भी ज्यादा समय से इसकी पॉलिटिक्स को शेप दिया है। ईरान खुद को एक रीजनल हेगेमोन मानता है, मुस्लिम दुनिया का लीडर, जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और उसके लोकल एलिस के खिलाफ डटकर खड़ा है। इजराइल के खिलाफ उसकी बयानबाजी एब्सोल्यूट है, अक्सर उसे मैप से ही मिटाने की बात करता है। दूसरी तरफ हमारे पास है स्टेट ऑफ इजराइल, मेडिटेरेनियन कोस्ट पर बसा एक छोटा लेकिन पावरफुल देश। लगभग 10 मिलियन से कम की आबादी के साथ इजराइल एक टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री पावर हाउस है, जो होलोकॉस्ट की राख से पैदा हुआ है और एक परमानेंट ज्यूइश होमलैंड के वादे पर बना है। यह एक वाइब्रेंट, अक्सर फ्रैक्शियस डेमोक्रेसी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का गहरा एलाय है। इजराइल के लिए सर्वाइवल उसकी नेशनल आइडेंटिटी का कोर है। वह ईरान को सिर्फ एक राइवल नहीं बल्कि एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखता है। इजरायली सरकार तेहरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तलाश और उसके आर्म्ड प्रॉक्सीज के नेटवर्क को अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानती है। एक दूसरे होलोकॉस्ट का वादा, जिसे वह किसी भी कीमत पर रोकने की कसम खा चुका है। वर्ल्ड व्यूज का यह फंडामेंटल क्लैश उनके दिमाग में एक जीरो सम गेम बनाता है। आयरनी यह है कि यह हमेशा ऐसा नहीं था। 1979 से पहले दोनों देश शांत पार्टनर थे। शाह के अंडर इंपीरियल ईरान और इजराइल अपने अरब पड़ोसियों के प्रति एक कॉमन सस्पिशन शेयर करते थे और सरप्राइजिंगली रोबस्ट डिप्लोमेटिक और मिलिट्री संबंध बनाए रखते थे। इजराइल ईरान को हथियार बेचता था और ईरानी तेल इजराइल को जाता था। वे जियोपॉलिटिक्स के कोल्ड लॉजिक में प्रैक्टिकल एलिस थे। यह हिस्ट्री अक्सर भुला दी जाती है, दुश्मनी की परतों के नीचे दबी हुई है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए यह क्रूशियल है। यह हमें बताता है कि यह दुश्मनी पहले से तय नहीं है, यह एक पॉलिटिकल क्रिएशन है जो इसे और भी कॉम्प्लेक्स और शायद और भी खतरनाक बनाता है, क्योंकि यह आइडियोलॉजी से चलती है ना कि सिंपल टेरिटोरियल डिस्प्यूट से। आज वह पास्ट कॉन्प्रेशन एक दूर के सपने जैसा लगता है। राइवलरी शांत इंटेलिजेंस ऑपरेशन से एक फुल ब्लोन शैडो वॉर में बदल गई है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है, रेड सी के पानी से लेकर सीरिया और लेबनान के वॉर टॉर्न लैंडस्केप तक। यह एक कॉन्फ्लिक्ट है जो असिमेट्री से पहचाना जाता है। इजराइल के पास एक टेक्नोलॉजिकल और कन्वेंशनल मिलिट्री एज है, जिसे दुनिया की इकलौती सुपर पावर का सपोर्ट है। ईरान ने जवाब में असिमेट्रिक वॉरफेयर की कला में महारत हासिल कर ली है। प्रॉक्सी मिलिशिया के एक बड़े नेटवर्क का फायदा उठा रहा है और अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने और अपने जबरदस्त दुश्मन को चुनौती देने के लिए सोफिस्टिकेटेड ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। पावर और पैरानोया का यह खतरनाक डांस अब एक डायरेक्ट डिवास्टेटिंग वॉर में बदलने की धमकी दे रहा है। टर्निंग पॉइंट, वह पल जब इन दो देशों के लिए दुनिया अपनी धुरी पर बदल गई, वह 1979 की ईरानी क्रांति थी। यह सिर्फ सरकार में बदलाव नहीं था, यह एक जबरदस्त घटना थी जिसने पूरे रीजनल ऑर्डर को पलट दिया। अमेरिका समर्थित सम्राट शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटा दिया गया और उनकी जगह कट्टर वेस्ट विरोधी अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने ली। अचानक ईरान की फॉरेन पॉलिसी की पूरी नींव उखाड़ दी गई। नए इस्लामिक गणराज्य ने अपनी पहचान 2 मुख्य सिद्धांतों पर बनाई: यूनाइटेड स्टेट्स का विरोध, जिसे उसने मशहूर तौर पर दी ग्रेट सैटर्न कहा, और इजराइल का विरोध, जिसे दी लिटिल सैटर्न का नाम दिया गया। यह आइडियोलॉजिकल रिब्रांडिंग तुरंत और पूरी तरह से हुई। तेहरान में इजरायली दूतावास को तुरंत फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया गया। अयातुल्ला खुमैनी के लिए इजराइल एक अवैध इकाई थी। मुस्लिम दुनिया के दिल में एक औपनिवेशिक इम्प्लांट शाह का इजराइल के साथ गठबंधन अब विश्वासघात के रूप में देखा गया। यह एक गहरी विश्वास थी जो ईरान की राष्ट्रीय पहचान का आधार बन गई। जवाब में ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का नेटवर्क बनाना शुरू किया। इसका लक्ष्य इजराइल को घेरना और प्रॉक्सी द्वारा युद्ध लड़ना था। सबसे प्रमुख लेबनान में हिजबुल्लाह है, जिसे ईरान ने एक जबरदस्त लड़ाकू बल में बदला। गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, सीरिया और इराक में मिलिशिया को भी समर्थन दिया गया। ये समूह
ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस बन गए। इजराइल के लिए यह एक रणनीतिक बुरा सपना था। वह अब एक क्रांतिकारी राज्य से निपट रहा था जो उसके विनाश की तलाश में था। हिजबुल्लाह का उदय, हजारों रॉकेटों से लैस खतरा अब उसके घर के ठीक सामने एक गैर राज्य अभिनेता से था। राज्य केंद्रित संघर्ष से प्रॉक्सी नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई में बदलाव इजराइल के सुरक्षा सिद्धांत को मौलिक रूप से बदल दिया। लड़ाई अब छाया में थी, एक निरंतर घर्षण का युद्ध। कई सालों तक ईरान इजराइल संघर्ष एक शैडो वॉर था, एक शब्द जो इसकी गुप्त और अमान्य प्रकृति को पूरी तरह से दर्शाता है। यह अघोषित युद्ध साइबर हमलों, समुद्री तोड़फोड़ और लक्षित हत्याओं के माध्यम से लड़ा गया था, मुख्य रूप से ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की। इजराइल अपनी परिष्कृत खुफिया एजेंसियों जैसे मोसाद के साथ व्यापक रूप से इन ऑपरेशनों के पीछे माना जाता था। लक्ष्य सरल था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करना और देरी करना, बिना पूरी तरह से युद्ध भड़काए। एक संवेदनशील ईरानी सुविधा में हर रहस्यमय विस्फोट और दिन के उजाले में एक साहसिक हमले में मारे गए हर वैज्ञानिक इजराइल का एक संदेश था। हम देख रहे हैं, हम आप तक पहुंच सकते हैं और हम आपको बम नहीं बनाने देंगे। ईरान ने अपनी तरफ से अपने प्रॉक्सी के माध्यम से जवाबी कार्रवाई की। उसने इजराइल की उत्तरी सीमा को धमकाने के लिए हिजबुल्लाह का इस्तेमाल किया और गाजा में हमास को वेपन्स बंद किया। ईरानी निर्मित ड्रोन और मिसाइलें पूरे क्षेत्र में सहयोगियों को सप्लाई की गईं, जिनका उपयोग इजरायली और अमेरिकी हितों को निशाना बनाने के लिए किया गया। इस शैडो वॉर ने दोनों पक्षों को एक दूसरे पर वार करने की अनुमति दी, जबकि विश्वसनीय अस्वीकृति का एक आवरण बनाए रखा। यह एक घातक लेकिन सावधानी से कैलिब्रेटेड डांस था, जहां हर पक्ष अनकहे नियमों को समझता था। प्राथमिक नियम ईरानी और इजरायली सेनाओं के बीच सीधे सैन्य आदान प्रदान से बचना था, एक रेड लाइन जिसे अगर पार किया गया तो एक क्षेत्रीय आग भड़क सकती थी, जिसे कोई भी पक्ष वास्तव में नहीं चाहता था। हालांकि 2023 और 2024 की घटनाओं ने इस नाजुक समझ को तोड़ दिया। इजराइल के सीरिया के दमिश्क में एक ईरानी दूतावास भवन पर 1 अप्रैल 2024 को हुए संदिग्ध हवाई हमले के बाद स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। इस हमले में कई उच्च पदस्थ ईरानी सैन्य कमांडर मारे गए, जिनमें कुद्स फोर्स का एक शीर्ष जनरल भी शामिल था। ईरान के लिए यह बहुत ज्यादा था। एक राजनयिक परिसर पर हमला कानूनी रूप से संप्रभु क्षेत्र पर हमला माना जाता है। शैडो वॉर खत्म हो गया था, अब कोई समझौता नहीं था। तेहरान को अपने लोगों और अपने प्रॉक्सी की नजरों में अपनी प्रतिरोधक क्षमता और विश्वसनीयता बहाल करने के लिए सीधे जवाब देना पड़ा। पूरी दुनिया ने अपनी हेल्ड इट्स ब्रेथ। 13 अप्रैल 2024 की रात को ईरान ने इजराइल पर एक अभूतपूर्व सीधा हमला किया, जिसमें 300 से अधिक ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। यह पहली बार था जब ईरान ने अपनी धरती से इजराइल को निशाना बनाया था, जबकि हमला एक सैन्य विफलता थी। 99% प्रोजेक्टाइल को इजराइल और उसके सहयोगियों द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था, जिनमें अमेरिका, यूके और जॉर्डन शामिल थे। यह ईरान के लिए एक गहरा रणनीतिक सफलता थी। संदेश भेजा गया था, हम आप पर सीधे हमला कर सकते हैं और करेंगे। इजराइल ने कुछ दिनों बाद अपना सीमित जवाबी हमला किया। ईरान में एक संवेदनशील स्थल के पास एक हवाई रक्षा प्रणाली पर हमला किया। लाइन हैड बीन क्रॉस्ड। अनकहे नियम टूट गए थे और संघर्ष एक नए, अधिक खतरनाक, सीधे टकराव के चरण में प्रवेश कर गया। ईरान इजराइल संघर्ष किसी खाली जगह में नहीं है। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाती हैं, जिसका ग्लोबल सिक्योरिटी और वर्ल्ड इकोनॉमी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सबसे इमीडिएट इंपैक्ट तेल की कीमत पर है। हॉर्मुज जल्द मरुमध्य ईरान द्वारा नियंत्रित एक संकीर्ण जलमार्ग दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा है। क्षेत्र में कोई भी बड़ा संघर्ष इस महत्वपूर्ण धमनी को बंद कर सकता है, जिससे ऑयल प्राइसें स्काई रॉकेटिंग और ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन शुरू हो सकता है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक आयात करता है, इसके परिणाम विनाशकारी होंगे, जिससे बेतहाशा महंगाई और आर्थिक अस्थिरता आएगी। इकोनॉमी के अलावा यह संघर्ष भारत जैसे देशों के लिए एक गहरा डिप्लोमेटिक चैलेंज भी पैदा करता है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। भारत का इजराइल के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, खासकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी में, जबकि ईरान के साथ भी लंबे समय से सभ्यतागत और ऊर्जा संबंध है। इस प्रतिद्वंद्विता को नेविगेट करने के लिए एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है।
एक पूर्ण युद्ध देशों को पक्ष चुनने के लिए मजबूर करेगा। इन सावधानी से विकसित संबंधों को बाधित करेगा। इसके अलावा यह संघर्ष यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल के सबसे स्टॉन्च एलाई की भूमिका से इंट्रिंसिकली लिंक्ड। अमेरिकी सैन्य और खुफिया समर्थन इजराइल की सुरक्षा का आधार है, जो एक गुणात्मक बढ़त प्रदान करता है जो ईरान के साथ किसी भी टकराव में निर्णायक है। भविष्य को देखते हुए 3 व्यापक संभावनाएं उभरती हैं। पहली, वर्तमान स्थिति का जारी रहना है, एक सुलगता हुआ उच्च दाम वाला शैडो वॉर जो सीधे लेकिन सीमित टकराव के क्षणों से चिह्नित होता है। इस परिदृश्य में दोनों पक्ष अपनी घातक शतरंज का खेल जारी रखते हैं, लेकिन पूरी तरह से युद्ध के कगार से पीछे हट जाते हैं, यह समझते हुए कि इससे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरी संभावना एक भव्य सौदा है, जिसे शायद अंतरराष्ट्रीय शक्तियों द्वारा ब्रोकर्ड किया जाएगा। इसमें ईरान के साथ एक नया परमाणु समझौता शामिल होगा, जो उसके परमाणु कार्यक्रम पर सत्यापन योग्य सीमाओं के बदले प्रतिबंधों से राहत प्रदान करेगा। साथ ही पूरे क्षेत्र में डी-एस्केलेशन भी शामिल होगा। यह फिलहाल सबसे आशाजनक फिर भी सबसे कम संभावित परिणाम है। तीसरी और सबसे भयानक संभावना एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध है। यह ईरान की परमाणु सुविधाओं पर एक महत्वपूर्ण इजरायली हमले या एक ईरानी प्रॉक्सी द्वारा एक बड़े हमले से शुरू हो सकता है, जिससे इजराइल में बड़े पैमाने पर हताहत हो सकते हैं। ऐसा युद्ध यूनाइटेड स्टेट्स, हिजबुल्लाह और अन्य क्षेत्रीय अभिनेताओं को अपनी चपेट में ले लेगा, जिससे हिंसा का एक भनवर पैदा होगा जो पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर देगा और इसके विनाशकारी वैश्विक परिणाम होंगे। आखिरकार यह इजराइल की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और ईरान की रणनीतिक गहराई और धैर्य के बीच का टकराव है। आगे का रास्ता तय करने के लिए जिस स्तर की समझदारी और संयम की आवश्यकता है, वह दुखद रूप से अनुपस्थित रहा है। इसके बिना यह लंबी और कड़वी प्रतिद्वंद्विता दुनिया को एक ऐसे संघर्ष में घसीटने का जोखिम उठाती है जिसे वह वहन नहीं कर सकती।